आज हम चैप्टर डिटर्मिनेंट यानी कि चैप्टर 4 जो है 12th क्लास का करने जाएंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स की रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है। तो देखिए, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। आपके पास एक डिटर्मिनेंट है जिस देखिए A1 A2 A3 ये आपका पास रोज है और यहाँ पर इसी तरह सेकंड रो है आपकी B1 B2 B3, थर्ड रो है आपकी C1 C2 C3। आपने रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया है। तो जैसे आपने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया यानी कि आपके पास जो रो थी B1 उसको आपने C1 बना दिया, तो आपके पास रो हो गया A1 B1 C1 और A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। तो इस केस में आपके पास जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहने वाली है। अब हमारी सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है कि सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉलम्स या दो रोज को आपस में आप इंटरचेंज कर देते हो तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है उसका सिर्फ साइन चेंज होता है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, ओनली साइन विल बी चेंज। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, आपके पास डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। अब यहाँ पर आपके पास दो कॉलम्स को आपने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पर यानी कि C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज किया तो आपके पास नया वाला डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा। आपने C1 में लिख दिया B1 B2 B3 और C2 लिख दिया A1 A2 A3 यानी कि दोनों चेंज हो गया और आपका थर्ड वाला जो कॉलम था वो एज इट इज़ रहेगा। इसके इसमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो होगी वो नेगेटिव साइन से चेंज हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या कहती है कि अगर टू रोज और टू कॉलम्स जो हैं वो एकदम सेम हो जाएंगे, अगर टू रोज और टू कॉलम की वैल्यू सेम होगी तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वुड बी 0। यहाँ पर देखिए C1 कॉलम और C2 कॉलम दोनों के दोनों कॉलम सेम हैं। इसके भी क्या थे A1 A2 A3 और C2 में भी आ रहा था A1 A2 A3, तो दोनों कॉलम सेम थे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो थी आपकी 0 हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर उसकी किसी भी रो या कॉलम के अंदर किसी भी एलिमेंट को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वो भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो डिटर्मिनेंट था वो था ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। अब आपने जैसे कि C1 को मल्टीप्लाई किया है K से तो आपके पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगा यानी जो पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी उसी को आपने K से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जिस कांस्टेंट से आपके पास कॉलम मल्टीप्लाई हुआ था उसी से आपकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की रोज या कॉलम्स को अगर आप टू या मोर देन टू टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो तो जो डिटर्मिनेंट है वो भी आपके पास टू और मोर देन टू डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस हो जाएगा। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल था, आपने एग्जाम्पल में डिटर्मिनेंट लिया है A1 प्लस लैम्डा 1 A2 प्लस लैम्डा 2 एंड A3 प्लस लैम्डा 3। सेकेंड रो है आपके पास B1 B2 B3 एंड थर्ड रो है C1 C2 C3। तो आप जब इसे ब्रेक करेंगे तो आपके पास होगी वैल्यू, देखिए दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट वाली रो थी उसके अंदर भी आपके पास टू टर्म्स थी तो आपने इसे डिटर्मिनेंट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला यानी कि आपके पास R2 और R3 की वैल्यू तो दोनों में सेम ही होने वाली है, लेकिन पहले वाला डिटर्मिनेंट में आप फर्स्ट वैल्यू लोगे R1 की यानी A1 A2 A3 और दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में सेकंड वैल्यू लोगे R1 की यानी कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है आपके पास कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करते हो इक्वी मल्टीपल से तो आपके पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम ही रहेगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आपके पास एक डिटर्मिनेंट है
जिसकी वैल्यूज़ हैं आपके पास में A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। अब आपके पास जो डिटरमिनेंट होगा, ये देखिए आपके पास R1 में हम लोगों ने ऐड किया था K इंटू थर्ड रो, तो K इंटू थर्ड रो को आपने ऐड किया तो आपके पास डिटरमिनेंट हो गया A1 प्लस KC1 A2 प्लस KC2 और A3 प्लस KC3। आपके पास R2 और R3 जो है वो सेम ही रहने वाला है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो पहले वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू सेकंड वाले डिटरमिनेंट से सेम रहेगी। देखिए आपको बिना एक्सपेंड किए, विदाउट एक्सपेंडिंग, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज़ करके वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को ज़ीरो प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, और प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, C3 के अंदर आपके पास 2 टर्म्स हैं जो प्लस हो गई हैं, तो आप 2 डिटरमिनेंट्स यहाँ पर बनाएंगे। दोनों के अंदर C1 और C2 की वैल्यू तो सेम रहने वाली है। C3 में प्लस का साइन था, यानी कि पहले वाली जो लाइन है वो फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट में डालिए, और सेकंड वाली जो लाइन है वो सेकंड वाले डिटरमिनेंट में डालिए। अब आप ध्यान से देखिए, C1 और C3 दोनों के दोनों जो कॉलम है वो सेम है, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होगा। यहाँ पर C2 और C3 की वैल्यू सेम है, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होगा। 0 प्लस 0 इज 0, तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 0, हेंस प्रूव। नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पर आपके पास है फर्स्ट कॉलम है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। सेकेंड कॉलम है B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, एंड द थर्ड कॉलम इज C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी। आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 प्रूफ करना है, तो हमने प्रॉपर्टी लगाई है, प्रॉपर्टी लगाई, ऑपरेशन लगाया C1 में। C1 में जैसे आपने ऑपरेशन लगाया C1 C2 और C3 को ऐड किया है, ये प्रॉपर्टी हमने C1 में लगाई है, तो इन सबको ऐड करके लिखिए। C2 और C3 को एज इट इज़ लिखिए, तो आप देखेंगे कि A से A कैंसिल है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल। इसी तरह से पूरे कॉलम के अंदर सब कुछ कैंसिल होता जाएगा, और आपके पास C1 की जो वैल्यू होगी नेक्स्ट डिटरमिनेंट में वो 0 हो जाएगी। क्योंकि एक कॉलम आपका पूरा 0 हो गया है, इसीलिए आपके पास वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होगी, और हेंस थर्ड क्वेश्चन में आपके पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है जिसकी वैल्यू आपको 0 प्रूफ करनी है। हमने C2 में ऑपरेशन लगाया है कि 9C2 प्लस C1। तो ज़रा देखिए, आपके पास फर्स्ट वाला कॉलम तो एज इट इज़ है, थर्ड वाला कॉलम भी एज इट इज़ है। सेकेंड कॉलम में देखिए 9 इंटू C2, तो 9 इंटू 7 इज 63 प्लस 2 इज 65। 8 इंटू 9 इज 60, 8 इंटू 9 इज 672 प्लस 375, एंड 9 इंटू 9 इज 81 प्लस 5 इज 86। तो अब आप देख रहे हो कि C2 और C3 की वैल्यू सेम है, क्योंकि 2 कॉलम सेम है, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपके पास 0 हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो फोर्थ में C1 दिया हुआ है आपको पास, सारे A11 है, C2 है BC CA एंड AB, और C3 है आपके पास A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए, एंड C इंटू ए प्लस बी। इसे भी आपको 0 प्रूफ करना है, तो सबसे पहले C1 C2 को एज इट इज़ लिखिए, और C3 का ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, जो हो जाएगा आपके पास AB प्लस AC, और नीचे हो जाएगा BC प्लस AB, और तीसरा हो जाएगा AC प्लस BC। अब आपको करना क्या है, आपको ऑपरेशन लगाना है। आप ऑपरेशन लगाइए C3 में कि C3 प्लस C2, तो जैसे आप ऑपरेशन लगाते हैं C3 में तो आपके पास हो जाएगा C1 एज इट इज़ है, C2 एज इट इज़ है, C3 हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, फिर ऐसे BC प्लस AB और प्लस AC, और CA प्लस BC प्लस AB। देखिए तीनों के तीनों में से AB प्लस AC प्लस BC ये कॉमन निकल रहा है, तो आपने उसे कॉमन निकाल दिया है, और जैसे आपने उसमें से कॉमन निकाला है तो आपके पास देखिए यहाँ पर C1 तो सेम ही रहने वाला है 1 1 1, C2 भी सेम है, C3 में सारे 1 1 हो जाएंगे। अब क्योंकि आपके पास C1 और C3 सेम है, इसीलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है, फर्स्ट कॉलम है B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी। C2 सेकेंड कॉलम है Q प्लस R प्लस बी, P प्लस Q, एंड द थर्ड कॉलम इज Y प्लस Z प्लस X एंड X प्लस Y। आपको प्रूफ करना है इसे ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ABC PQR XY Z। तो अब आपने क्या किया, अभी आपको बताया था, हम लोग बात कर रहे थे फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी की, कि अगर 2 और मोर देन 2 टर्म्स ऐड हो गई होती हैं किसी भी कॉलम या रो में,
तो हम उसे अलग अलग डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखिए अब आपके पास क्या हो जाएगा, जितनी भी फर्स्ट वाली रोज में जो आपके पास फर्स्ट लाइन्स है उससे आप बना दोगे फर्स्ट एक डिटर्मिनेंट, और सेकंड वाली रोज से आप बना दोगे सेकंड वाला डिटर्मिनेंट। तो देखिए पहले वाले रो के अंदर बी सी ए था फर्स्ट, उसके बाद सेकंड वाले कॉलम की फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन थी क्यू आर पी, वो लिखा आपने, और C3 में स्टार्टिंग वाला था वाई जेड एक्स, वो लिखा आपने। ऐसी सारी सेकेंड्स वाली जो है सेकंड वाले कॉलम डिटर्मिनेंट में जाएंगी। तो पीछे था आपके पास में सी ए बी, दूसरे वाले में था आर पी क्यू, और तीसरे वाले में था जेड एक्स वाई। अब आपको एक और प्रॉपर्टी बताई गई थी कि अगर आप कभी भी वैल्यू ऑफ रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो आपके पास डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया है। और जैसे आप R2 देखिए फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में भी R2 और R3 को इंटरचेंज किया, सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में भी R2 और R3 को इंटरचेंज किया, और जैसे आपने उसे चेंज किया है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में माइनस साइन से आपको चेंज नज़र आएगा दोनों की वैल्यूज़ में। और आपके पास अब आपने दोबारा से R1 और R2 को इंटरचेंज किया है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में R1 और R3 को इंटरचेंज किया है, तो फिर से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में चेंज आएगा नेगेटिव साइन से, और आपके पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगी। अब क्योंकि दोनों डिटर्मिनेंट आपके पास सेम है तो आप इसे लिख सकते हो ट्वाइस द ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, यही आपको प्रूफ कर। आपको क्वेश्चन 6 में शो दैट करना है। आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0, इसे 0 के इक्वल प्रूफ करना है। हमने इसे एक्सपेंड कर लिया है अलॉन्ग द R1। आप इसे C1 के अलॉन्ग भी कर सकते थे, किसी की भी अलॉन्ग आप रो या कॉलम के अलॉन्ग उसे एक्सपेंड कर सकते हो। अब सबसे पहले हमने देखिए R1 के अलॉन्ग किया तो फर्स्ट वाला था आपका 0, तो देखिए आपने फर्स्ट वाले लाइन को कैंसिल किया, सेकेंड वाली आपने R1 और C1 को कैंसिल किया, तो आपके पास देखिए क्या बचेगा, आपके पास 0 इंटू 0 माइनस का C इंटू माइनस सी, दिस इज माइनस माइनस प्लस C का स्क्वायर। सेकेंड वाला था आपका A, तो सेकेंड वाले जो आपके पास एलिमेंट होता है उसको आप साइन चेंज करते हो तो माइनस A हो गया। तो अब आपको क्या करना है, C2 कैंसिल है और R1 कैंसिल है, तो देखिए 0 को माइनस A से किया तो 0, B को माइनस C से किया तो माइनस माइनस प्लस BC। अब यहाँ पर थर्ड वाला जो होगा वो एज इट इज रहेगा तो माइनस का B। अब आपको C3 कैंसिल करना है और R1 कैंसिल करना है, तो C को जब आप A से करोगे तो माइनस का AC माइनस का 0, तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई था तो 0 माइनस BC ABC, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ABC माइनस ABC कैंसिल होगा और आपके पास आंसर होगा 0। सेवन्थ क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन है ए डिटर्मिनेंट में है A² AB AC BA माइनस B² BC CA CB माइनस C²। आपको प्रूफ करना है 4A² B² C²। इस केस में देखिए आप फर्स्ट R1 में से आपने A को कॉमन लिया, R2 में से आपने B कॉमन लिया और R3 में से आपने C को कॉमन लिया, और जैसे आपने कॉमन लिया तो R1 में देखिए क्या बचेगा, माइनस का A एंड A, R2 में बचेगा B माइनस B एंड B, और R3 में बचेगा C और माइनस का C। अब ज़रा दोबारा से देखिए आप R1 में आपको दोबारा से A कॉमन नज़र आ रहा है, R2 में B कॉमन नज़र आ रहा है और R3 में आपको C नज़र आ रहा है। तो अब आपने क्या किया यहाँ पर हो गया A कॉमन लिया तो A², B कॉमन लिया B² और C कॉमन लिया C²। और जैसे ही आप कॉमन लोगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट में बचेगा माइनस A 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अब आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए, आपने इसे किसी भी आए तो आप C1 के अलॉन्ग कर लीजिए या R1 के अलॉन्ग कीजिए। मैंने R1 के अलॉन्ग किया है तो देखिए यहाँ पर आया आपके पास है -1 लिखा, आपने R1 को कैंसिल किया और C1 को कैंसिल किया तो आपके पास हो जाएगा 1 1 सा 1 माइनस का 1। सेकंड वाले एलिमेंट का आप साइन चेंज करते हो तो ये बनेगा -1, तो C2 कैंसिल और R1 कैंसिल, तो -1 इंटू 1 इज़ -1 और 1 इंटू 1 इज़ -1। थर्ड वाला एज इट इज़ रहेगा तो प्लस का 1। अब आपने C3 कैंसिल किया और R1 कैंसिल किया तो 1 को 1 से किया 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 सा 1,
और आपके पास वैल्यू हो जाएगी, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ हो गया 0, यहाँ पर बचेगा 2 + 2, 2 + 2 = 4 और आपके पास आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर।